नमस्कार। द रेड माइक मंच में आपका स्वागत है। ये एक मंच है जहां पर बहस, तीखी बहस और नोक झोंक सिर्फ बहस करने के लिए नहीं होती। एक मंच है जिसमें से कुछ मंथन हो, कुछ बात निकले, ताकि आपका भी समय जाया ना हो। आपको भी समझ में आए कि जो बोला जा रहा है वो सोच समझ के बोला जा रहा है और उसमें से दो चार बात आप भी ले जा सकते हैं, फिर उसमें आप भी दो चार बात ऐड कर सकते हैं। आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज हम किस चीज पर चर्चा कर रहे हैं। तो हो ये रहा है कि एक है उत्तर प्रदेश, जहां पर 2 बार से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और अब ऐसा लग रहा है, खबरों की बाजार गर्म है, कि शायद राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी योगी मॉडल लेकर के आ जाए। ये हम क्यों कह रहे हैं, आइए एक एक करके आपको बता दूं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से अभी स्क्रीन पर आपको दिखेगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक शख्स है जिनका नाम है बाबा बालक नाथ। कौन है बाबा बालक नाथ, अभी आप जान जाएंगे। बाबा बालक नाथ जो है वो तिजारा से सांसद हैं, जिन्होंने तिजारा से ही विधायकी का चुनाव लड़ा और तिजारा में कांग्रेस के इमरान खान को भारी मार्जिन से हराया है। मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम आगे आ रहा है, जोर शोर से आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इनके लिए प्रचार भी किया था, और आपको यह भी बताते चले कि आदित्यनाथ की तरह ही यह भी नाथ समुदाय के ही हैं, बाबा बालक नाथ। तो इस वजह से एक बात ये अटकलें चल रही हैं कि शायद यही तो मुख्यमंत्री नहीं बना दिए जाएंगे, और अगर बनाए जाएंगे तो फिर ये कहीं उत्तर प्रदेश वाला योगी मॉडल भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के लिए भी तो नहीं किया जा रहा है। और अगर ऐसा होगा तो उसमें वसुंधरा राजे अपने आप को कहां पाएंगी? क्या वो बाबा बालकनाथ को स्वीकार करेंगी? यहां पर एक हेल्थ वार्निंग दे दूं। हेल्थ वार्निंग ये है कि जब जब आप ये समझते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की रणनीति एकदम स्पष्ट और साफ है, तब तब जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं वो कुछ और ही ऐसा कर देते हैं जो किसी को नहीं पता होता। जैसे कि योगी आदित्यनाथ, याद कीजिए 2017 में किसी को कानो कान हवा भी नहीं थी, लोग मनोज सिन्हा को बना रहे थे मुख्यमंत्री, लेकिन बात पलट गई। अब आइए कुछ और बाबा जो कि राजस्थान के चुनाव में जीत करके आए हैं उनके बारे में बताएं। बाबा बालकनाथ अकेले नहीं, अगले बाबा के बारे में चर्चा करते हैं, और वो अब आएंगे आपके स्क्रीन के सामने। हम बात कर रहे हैं महंत स्वामी प्रताप पुरी की। स्वामी प्रताप पुरी जो हैं, इनका नाम है महंत स्वामी प्रताप पुरी। ये राजस्थान के विधायक में, जो राजस्थान में जितने विधायक हैं, बाबा विधायक हैं, उनमें से एक है। राजस्थान के पोखरण से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। कांग्रेस के साले मोहम्मद को इन्होंने हराया है, और वो हरा करके ये उस जगह पर पहुंचे। अब देखना ये होगा कि ये रेस में हैं या नहीं। अब तक इनका नाम चर्चा में नहीं है, हालांकि बाबा ये भी। तीसरे बाबा, राजस्थान के विधायक बाबा कौन है, अभी स्क्रीन पर आपके सामने आएंगे। इन बाबा का नाम है भोपाजी ओटाराम दिवासी। ये सिरोही से बीजेपी के विधायक हैं। कांग्रेस के संयम लोढ़ा को इन्होंने हराया। और चौथे बाबा जो कि राजस्थान में विधायक बाबा हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनके बारे में खबरें तो आपने सुन ही ली होंगी, क्योंकि ये जयपुर के हवा महल से बाबा विधायक हैं और ये अभी चर्चा में आ गए थे। बाबा बाल मुकुंद आचार्य हवा महल से बीजेपी के विधायक हैं। कांग्रेस के आर तिवारी को इन्होंने हराया, 900 वोट के मार्जिन से ही हराया, लेकिन जो जीता वो सिकंदर। ये बात तो हम स्पष्ट रूप से मानते हैं। तो ये जीत गए। चुनाव जीतने के बाद ही मीट दुकान हटाने के मामले में ये विवादों में भी आ गए। बाद में सुनने में आया इन्होंने उसके लिए माफी जैसी कोई चीज भी मांगी। लेकिन जो मुख्य सवाल हम पूछ रहे हैं इस मंच में, वो फिर से एक बार आपको दोहरा दें और स्क्रीन पर दिखा दें। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का योगी मॉडल एक बार राजस्थान में फिर से लागू किया जाएगा? योगी मॉडल क्या होता है? क्या योगी मॉडल सिर्फ एक योगी को या बाबा को मुख्यमंत्री बना देना हुआ? क्योंकि ये इतना सरल नहीं है, इसके साथ साथ और भी तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। जो राजस्थान में योगी मॉडल लागू करने की बात हो रही है, उसमें तमाम सवाल पूछे जाएंगे। फिर क्या इस योगी मॉडल में कुछ ऐसा भी होगा कि एक
वर्ग विशेष के खिलाफ कुछ बातचीत होंगी, एक वर्ग विशेष अपने आप को किनारे में महसूस करेगा, क्या ये सारी चीजें होंगी? क्या धर्म के आधार पर बातचीत होगी, 80-20 की बातचीत होगी, क्या बुलडोजर चलेंगे, क्या राजस्थान में इस लिहाज से योगी मॉडल लॉन्च होगा, और क्या ये राजस्थान में मुमकिन भी है? आइए अपनी बहस शुरू करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। जैसे कि मैंने आपको बताया, चीख चिल्लाहट नहीं, ये मंच मंथन का माध्यम है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे सारे मेहमानों का जो हमारे साथ स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। राजकिशोर जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत। इस मंच में आप पहली बार जुड़े द रेड माइक के मंच में। कात्यायनी चतुर्वेदी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपके विचार जो हैं वो मैं क्या कहूं, योगी जी के समर्थन में है या भाजपा के समर्थन में है, वो तो हम जनता पर छोड़ देते हैं। क्यों कात्यायनी, उन्हीं पर छोड़ देंगे कि आपके विचार देश के समर्थन में है। हाँ। संकेत जी, मैं तो यही कहूंगी। बहुत बढ़िया, मेरे विचार तो देश के समर्थन में जी। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी भी हमारे साथ हैं। शरद जी, मैं बता दूं, हमको तो पिछले 20 साल से पत्रकारिता करते हुए देख रहे हैं, और आपकी छत्र छाया में बहुत सारे पत्रकार जो हैं वो फले और फूले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी हमारे साथ इस नए रेड माइक मंच में जुड़ने के लिए। बहुत खुशी और बहुत बहुत बधाई संकेत। थैंक यू। डॉक्टर रतन शारदा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ तमाम बहस में शामिल हुए हैं। आपका जो एक मृदु स्वभाव है, जिससे आप अपनी बात कह जाते हैं, तीखी से तीखी बात बहुत ही सलीके से कह जाते हैं। बस इसी चीज का लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। बात चाहे जैसी भी हो, तमीज से कही जाए तो बहुत दूर तक जाती है। डॉक्टर शारदा, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपको संकेत जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी हिम्मत का काम है, बहुत सारे लोग निकले आपकी पुरानी चैनल से और बाद में अपना रुदाली चैनल खोल के बैठे, और आपने एक अलग रुख अपनाया। बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है कि आप जो आपका ऑब्जेक्टिव कन्वर्सेशन और डिबेट रखने का तरीका है, आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू डॉक्टर शारदा। सीधी सी बात है, द रेड माइक की फिलॉसफी सब लोगों के सामने मैं प्रस्तुत किए देता हूं। डॉक्टर तबीना अंजुम भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजस्थान में ही नहीं पूरे देश भर में राजनीति को और राजनीति से ज्यादा सोशल इश्यूज पर जितना ध्यान तबीना अंजुम की रिपोर्टिंग में होता है, उतना शायद ही कुछ लोगों को मैंने देखा है, पत्रकारों को, जो फोकस करते हैं। तबीना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस मंच में। थैंक यू संकेत, कांग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू वेंचर। थैंक यू। मैं बस एक चीज इससे पहले कि बहस शुरू करूं इस मंच में, द रेड माइक का एक ही मंत्र है, बात जो सही हो, सिर्फ लोकप्रिय नहीं। सही बात बोलना ज्यादा जरूरी है, लोकप्रियता देखी जाएगी, क्योंकि आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी खो देते हैं अगर आप लोकप्रिय होने चलते हैं, और वही मकसद रहता है। चलिए बहस शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले कात्यायनी जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। अगर यूपी मॉडल राजस्थान में लागू होगा, तो फिर यूपी मॉडल ने एक केस स्टडी प्रस्तुत की है। यूपी मॉडल में एक समुदाय विशेष जो है वो अपने आप को राजनीति के लिए या किसी और मसले में, मैं नहीं जानता, मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अपने आप को हाशिए पे पाता है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में 80-20 की बात में पाता है, बुलडोजर चलता है यूपी मॉडल। तो अगर ये योगी मॉडल राजस्थान में लागू होता है, तो क्या हम यही एक्सपेक्ट करें कि ये सब होने लगेगा, या हम योगी मॉडल की जो उपलब्धियां जो योगी मॉडल गिनाता है वो भी देखने को मिलेंगी? जैसे कि योगी मॉडल कहता है कानून व्यवस्था हमने बहुत दुरुस्त कर दी, हालांकि वो भी एक बहस का मुद्दा। कात्यायनी जी। संकेत, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। इस मंच पर पहली बार आपके साथ जुड़ रही हूँ और खुशी है। आपने जैसा कि पहले परिचय में ही कह दिया कि ये जो मंच है वो विचारों को व्यक्त करने का है, वो ऐसी बात नहीं जो लोकप्रिय हो इसलिए कही जाए। तो आपने कहा कि ये जो मॉडल, योगी मॉडल राजस्थान में लागू करने की बात है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में मैंने एक कल्चर देखा है, आप किसी को किसी से मिला नहीं सकते हैं। और हम जो ये बात करने बैठे हैं, क्या मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मुझे लगता है वो दो लाइनें याद आती हैं, वो तुक्का लगाने की, तीर छोड़ने जैसी बात है अगर, तो उसमें दो लाइनें ये आती हैं कि वो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि का नाम। तो चलिए सब लोग ये तुक्का लगाते हैं कि राजस्थान में क्या होने वाला है, लेकिन सवाल तो आपने अच्छा कहा और आपके प्रश्न में ही जवाब भी है। जैसे आपने कहा कि क्या होगा योगी मॉडल, आपने कहा कि हम उस पॉजिटिव नोट को लेके चलेंगे इस मंच पर ना,
तो मुझे लगता है कि हम 80-20 की बात करते हैं, ये थोड़ी सी बेईमानी की बात है। जब भी कोई योजनाएं संकेत आप देखते हैं जमीन पर जब उतरती हैं, जो मैंने देखा है, जो महसूस करती हूँ, तो कहीं भी उसमें ये 80-20 का सब जानते हैं कि हम किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो कभी भी ये नहीं होता है कि नहीं ये विशेष ये अमुक जाति का है तो इसके पास वो जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचे, कोई अमुक जाति का है इसलिए उसको जो उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां हैं वो वहां तक ना पहुंचने पाए। तो मुझे लगता है ये कहना तो समझना तो ठीक नहीं है कि इस तरह से लागू किया जा सकता है। अगर राजस्थान में भी बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो ये थोड़ा सा करेक्ट करने की यहाँ पे बात है। और दूसरी बात ये कि मैंने पहले ही कह दिया कि ये सब तो तुक्का लगा ले हम सब बैठ के, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है। और जिसका नाम ज्यादा आ जाता है, हमने पीछे देखा है उत्तर प्रदेश में भी जब सरकार बनने की, तो मैं मानता मुख्यमंत्री हूं। चुनने का समय आया तो जो नाम सबसे तेजी से चल रहा था वो व्यक्ति मंदिर और गुरुद्वारे और हर जगह मत्था टेकने पहुंच गया। लेकिन जब मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान का वक्त आया तो पता चला कि अरे हमने तो तमाम चैनल्स पर भी हम 5-6 नामों के कयास लगाए जा रहे थे, तो हम सब कयास लगाना छोड़ देते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की, वो तो मोदी जी ही जानते हैं, मोदी जी की माया मोदी जी एकदम जाने। और यहाँ जितने पत्रकार बैठे हैं, राजकिशोर जी, आपकी शरद आवाज प्रधान थोड़ी जी, डॉक्टर तबीना अंजुम, ये चीज तो हम मानते हैं। क्यों राजकिशोर जी, ये हेल्थ वार्निंग दे देना बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कि जब कोई नाम बहुत तेजी से उठने लगे या चलने लगे तो समझ लो कि वो नाम खतरे में है। ये पहले भी होता था, ये पहले जमाने में भी, कांग्रेस के जमाने में भी यही होता था। हाँ जी, राजकिशोर जी पहले, फिर शरद साहब। जी जी, तो निश्चित तौर पर ये माना जाता है कि बीजेपी में जो सबसे ज्यादा चीज नापसंद की जाती है शीर्ष नेतृत्व को, कि आप अपना नाम बहुत ज्यादा चलवा दीजिए, तब दिक्कत होती है। यहाँ पर फर्क दूसरा है संकेत जी। यहाँ पर बालकनाथ ने आकर कोई अपना दावा नहीं ठोका है, मीडिया के हलकों से खबरें आई हैं। और जहां तक बात अभी कात्यायनी जी अभी जो बात कर रही थी, मनोज सिन्हा का नाम नहीं लिया उन्होंने, कहा कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा उन्होंने जाना शुरू कर दिया था, तो उनको बाकायदा मैसेज था, ऐसा नहीं था कि थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तमाम लोग बीच में आए, उसके बाद किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का चयन किया गया, बहुत सी चीजें थी, तो उनको मैसेज जब यहाँ से चला गया तो उसके बाद गए थे निश्चित तौर पर। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि बीजेपी में जिसका नाम चले वो ना हो। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे, लेकिन चुनाव जब चल रहा था असम में तो सब जानते थे कि हिमंतो बिश्व शर्मा ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, वो हिमंतो बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बने। तो ये डिपेंड करता है कि परिस्थितियां कैसी हैं, वो कैसी हैं। अब रही बात बालकनाथ के नाम पर, तो ये निश्चित तौर पर कोई नहीं कह सकता कि वहां पर कौन बनेगा, क्योंकि अभी वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से वहां पर राजनीति शुरू कर दी है, अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में एकमात्र नेता वसुंधरा राजे हैं, अगर राज्यों के क्षेत्रफलों की बात की जाए, जो अपने मसल फ्लेक्स कर पाती है। उन्होंने टिकट बंटवारे से लेकर अभी तक जिस तरीके से बात करना शुरू किया है और उनके घरों पर ताका लगा हुआ है, इस तरीके की कहीं कोई परिस्थिति नजर नहीं आती है। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं समझ पा रहा हूँ कि बीजेपी निश्चित तौर पर जो पुराने चेहरे हैं तीनों राज्यों में, उनको रिपीट करने के मूड में नहीं है, ये बिल्कुल तय। चाहे वहां पर शिवराज हो, चाहे पर वहां वसुंधरा हो, चाहे वहां पर डॉक्टर रमन सिंह हो छत्तीसगढ़ में। लेकिन अभी बात हम इसकी करें, और अगर बालकनाथ को वो आगे बढ़ा रहे हैं तो इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। इसका फर्क संकेत जी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा, ये तय मानकर चलिए, क्योंकि ज्यादा जोगी मठ उजाड़ हो जाता है, तो दो जोगी मठ में नहीं होंगे, मतलब सत्ता के मठ में नहीं होंगे, एक ही योगी रहेगा। अगर बालकनाथ को वहां बनाया जाता है तो इसके संकेत बहुत आगे तक जाएंगे। इससे ज्यादा मैं डेविएट नहीं करूंगा बहस को, अभी मैं इतना कह सकता हूँ। वाह, नई बहस की शुरुआत राजकिशोर जी ने की है। इसमें तो अलग से डिबेट करनी पड़ेगी कि ये एक बयान में दो तलवार, एक पार्टी में दो योगी नहीं रहेंगे, लेकिन वो दूसरा वाला योगी जो है उसको आप कैसे हटाएंगे? क्योंकि चर्चों का बाजार तो बहुत गर्म था कि कोशिश की थी लेकिन असफल हो गए चुनाव से पहले। डॉक्टर रतन शारदा, मैं आपके पास आना चाहता हूं
और एक चीज जो राजकिशोर जी कह रहे थे, जो कि बहुत ही, देखिए, बाबा बालकनाथ बनेंगे या और कोई बनेगा या बाबा बनेगा या योगी मॉडल होगा, ये तो सब सेकेंडरी बात होगी। पहली बात यह है कि क्या आप वसुंधरा राजे को हटा भी सकते हैं? क्या ये मुमकिन भी है? और अगर ऐसे कर लिया तो क्या वो अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश नहीं करेंगी? देखिए संकेत जी, मैं जरा कुछ बेबाक बात कहूंगा। कहिए। वसुंधरा राजे जी को हटाने का टाइम था पिछले इलेक्शन में बीजेपी के हार के बाद। उस समय अगर उनको हटाते तो शायद वो विद्रोह करती, लेकिन विद्रोह सफल नहीं होता, 5 साल में थक जाती। अभी आई हैं और वो इस रेस में थी, वो रेस में रहेंगी। बनेंगे कि नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि बीजेपी का नेतृत्व इसमें बहुत मजबूत है और उनको पता है कि जो वो कहेंगे सारे लोग उसको, सारी जनता उनको स्वीकार करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस प्रकार से सिंधिया जी का इतना जोर रहा है कि आर्म ट्विस्टिंग कर पाए। लेकिन मैं कोई भी गेस में नहीं जाऊंगा कि भाई राजस्थान का सीएम बनेगा कौन, क्योंकि आपको पता है, आप इतने साल पत्रकारिता में रहे हैं, इट इज़ वेरी डेंजरस टू आउटगेस मिस्टर मोदी, सो लेट अस नॉट ट्राई टू। लेकिन इतना मुझे पक्का है, कोई भी बाबा वहां नहीं बैठेगा, ये मैं आपको पक्का कह सकता हूँ। ये आप कि कैसे कह सकते हैं? किसी भी बाबा का ऐसा बेस नहीं है संकेत जी, जो बेस योगी जी का था अपने प्रांत में, अपने अपने स्टेट के अंदर। गोरखनाथ के मठ के प्रमुख होने के कारण, उनके कार्य के कारण, उनके कई दशकों की राजनीति के कारण, ये सब नए अभी आए हैं और जीते हैं। इनको बेस बनाने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि जो रेस है अलग ही 2-3 लोगों में है, और कल या परसों में आपको पता चल जाएगा। और जहां तक यूपी का योगी मॉडल है, योगी मॉडल सबसे सक्सेसफुली चलाया किसने? आपके हेमंत बिस्व शर्मा ने। वही स्ट्रेटेजी, वही तरीका, कानून के पक्के सारे सारे सिलाइयां करके कानून के सारे दायरे, फिर उसके बाद बुलडोजर चलाना, उसके बाद में मदरसे को सील करना, ये सारा कानून के दायरे में रहकर जिस प्रकार से बहुत होशियारी से अपने योगी जी करते हैं, उसी होशियारी से हेमंत बिस्व शर्मा करते हैं। तो वास्तव में अगर किसी ने योगी को सही तरीके से कॉपी किया तो हेमंत ने किया है। इसकी एक कॉपी कोशिश की थी आधी अधूरी दिल्ली में, और पेपर में फेल हो गई। तो इट इज नॉट वेरी इजी टू कॉपी समबडी हु हैज डन लॉट ऑफ थिंकिंग ऑन द मॉडल। उस मॉडल में आज तक के मोदी जी को, योगी जी को घेर नहीं पाया, चाहे वो क्रिमिनल्स की एनकाउंटर हो, चाहे वो जेल में आके माफी मांग के दौड़ कर आए, चाहे जो भी वो कर रहे हैं उसके पीछे वो बहुत पक्का काम करके उसको आगे बढ़ाते हैं। और जिस प्रकार से बिल्कुल नीचे रैंक से इतना ऊपर यूपी को लेकर आए हैं, वास्तव में ये मॉडल है। अगर राजस्थान को विकास का मॉडल पकड़ना है और जिस प्रकार की वहां पर जातीय और धार्मिक धर्मांतरता पिछले 5 सालों में आई, उसको रोकना है, तो योगी मॉडल लेकिन कोई भगवाधारी नहीं करेगा। जो आएगा वो करेगा जरूर, क्योंकि यही बीजेपी को अगर सक्सेस होना है 2024 में, तो ये करना पड़ेगा, ऐसा मानता हूँ। और बाकी तो गैसर का आप जो करें, जैसे कहा कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, और मैं मानता हूँ कि बदलना चाहिए। तीनों प्रांतों में नई जनरेशन आनी चाहिए। और हालांकि जो काम इन्होंने किया है एमपी में, शिवराज जी ने कमाल किया है। मैं मानता हूँ कि शिवराज जी नहीं होते तो बीजेपी की राजस्थान की तरह मेजोरिटी आती। जो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है उसमें शिवराज जी का बहुत बड़ी मेहनत है। उन्होंने जी जान लगा के जो काम किया है, चाहे वो नीतियां। हाँ डॉक्टर जी शारदा, देखिए, सीधी सी बात है, अगर इतना ही महान काम होता या इतना ही ज्यादा अच्छा काम होता तो फिर आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स और लोकसभा के सांसदों को बिल्कुल विधायकी करवानी पड़ती। तो बिल्कुल, कहीं ना मैं कहीं इस बात को जरूरत मानता हूँ। महसूस बीजेपी को हो रही थी कि अकेले से नहीं बिल्कुल, होगा। देखिए वही इसमें हाल विशेषता क्या राजस्थान, है? अंतर कर ले, देखिए कितनी। विशेषता, बिल्कुल, देखिए विशेषता क्या है कि बीजेपी की लीडरशिप ने प्रांत की लीडरशिप की कमियां पकड़ ली समय पे, उसके सामने टोटका खड़ा कर दिया, उसके सामने नई रणनीति बना ली। कांग्रेस क्यों नहीं बना सकती? अगर कांग्रेस को पता था कि आने वाला युवा समाज जो है सचिन पायलट को पसंद करता है, क्यों नहीं वो कर पाई? तो समय समय पर अपनी नीति बदलना और कितना भी मजाक उड़े उस नीति को सक्सेसफुल करके दिखाना, यही तो बीजेपी की नेतृत्व की खासियत जो लोग सीख नहीं रहे। डॉक्टर शारदा, आज का शो जो है ना, इसको हम भारतीय जनता पार्टी और सीएम कौन की बहस पर रखते हैं, क्योंकि अगर हमने कांग्रेस पर उसको लेके गए तो मुझे अलग से एक नहीं, मैं शो इसलिए करना नहीं ले रहा पड़ेगा, हूँ, नहीं क्योंकि नहीं, छोटी चर्चा मुमकिन नहीं है उस मुद्दे पर, मैं बड़ी इसलिए नहीं करनी कर रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जो आपने कहा ना, बड़े बड़े बीजेपी को अपनी कमजोरी पता थी, ये मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल। और वो शरद स्ट्रेटेजी प्रधान से जी, उसको जीत में बदल दिया उन्होंने। डॉक्टर अंजुम, अभी आता हूँ आपके पास। शरद साहब, देखिए, ये जो योगी मॉडल की बात हो रही है, पूरी हेल्थ वार्निंग के साथ कि ये पक्का गलत भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी अटकलों का बाजार गर्म है, क्योंकि एक बाबा मॉडल या योगी मॉडल की बात चल रही है, मैं आपका योगी मॉडल का अनुभव, आपने तो योगी आदित्यनाथ में किताब भी लिखी हुई,
मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो मॉडल वाकई में क्या है और उसको अगर रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी क्या क्या सीख ले। बिल्कुल, बड़ा क्योंकि एक बाबा अच्छा। जो है शरद जी, एक बाबा जो है वो विधायक बनते ही मीट की दुकान बंद कराने निकल गए। वही तो आपने तो एक ही बाबा का जिक्र किया, राजस्थान में तो दूसरे बाबा भी जिनका जिक्र अब आप कर रहे हैं सॉरी, हाँ, कि मीट की दुकानें, तो उनको लगा कि यही मॉडल जो है काम करता है आजकल पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए, हिंदू मुसलमान किसी तरीके से हो जाए किसी भी फॉर्म में। मैं माफ करिएगा, मुझे आदत नहीं है गोलमोल करके बात करने की, स्पष्ट नहीं बोलिए ना सही प्लीज। खुले लफ्जों में, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो बात हो रही है क्लियर कट हिंदू मुस्लिम डिवाइड के लाइंस में, तो ये है कि मीट की दुकान बंद कर दो। ये भूल जाते हैं बाबा लोग कि मीट खाने वाले जो हैं, जैसे हम यहाँ देखते हैं यूपी में हिंदू ज्यादा होते हैं। यहाँ पे मंगल को मीट के रेस्टोरेंट्स, हमारे प्रेस क्लब के आसपास बहुत बड़ा हब है नॉन वेजिटेरियन फूड का, सब बंद रहते हैं, नवरात्र में सब बंद रहते हैं, क्योंकि खाने वाले ज्यादा हिंदूज होते हैं। तो ये किसके किसके पेट पे लात मार रहे हैं ये खुद नहीं, लेकिन ये इससे मैसेजिंग जाती है कि देखिए हमने मुसलमानों को का इकोनॉमिक बेसिस में कुछ वो डाल दिया, उनको हार्म कर दिया इकोनॉमिकली, जो है उनकी आमदनी को रोकवा दिया, जिससे कि पोलराइज हो जाए, हिंदूज खुश हो जाए। इस तरीके की सोसाइटी जो है वो बाबा जी बिल्ड करने का प्रयास करते हैं, और यूपी में 100% यही काम हुआ है। जो बुलडोजर की आपने जिक्र किया, ये बुलडोजर चलाना, पहली चीज तो जो काश ये किन साहब ने कहा था कि वो कानून के दायरे में, काश कानून के दायरे में होता, क्योंकि ज्यादातर चीजों में कानून को ताक पे रख के किया गया, चाहे वो स्पेशली जब ये है कि पहले टारगेट बना लिया कि इसको खत्म करना है, तो फिर जैसे भी फेक एनकाउंटर्स हमेशा होते रहे, लेकिन जिस तरीके के ब्लेटेंट तरीके से फेक एनकाउंटर जो खुल के दिख रहा है, वो जो है पहले कभी नहीं हुए। दूसरा, योगी जी की जो किताब की बात आपने कही, उसमें हम उसके टाइटल ही सब कुछ कन्वे कर देती है। वो है योगी आदित्यनाथ, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड पावर। कि उन्होंने रिलीजन का इस्तेमाल किया पॉलिटिक्स में एंटर करने की, और पॉलिटिक्स के जरिए वो कैसे पावर में पहुंचे। ये उनके ऊपर वैसे तो 4-5 किताबें आ चुकी है, ये अकेली किताब है जिसमें उनका खुद का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, और किसी किताब में नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से उन्होंने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस खुद ही क्लोज कर दिए। वो भी एक अकेला केस है कंट्री में। उनकी कुछ बातें बड़ी अच्छी, उनके बारे में मैंने लिखा भी है कि यूपी में बहुत जमाने बाद कोई ईमानदार मुख्यमंत्री आया। ईमानदार का मतलब फाइनेंशियल ऑनेस्टी, उसको लेके भी आजकल कुछ लोग कंट्रोवर्सी करने लगे, लेकिन कोई अभी तक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो उस तरह से नहीं है, वो जिस तरह के आमतौर पे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और होते रहे हैं सब जगह, बेईमानी उनका सबसे पहला वो होता है, वो चीज योगी में नहीं है। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर का है, उसमें क्या खूबसूरत तरीके से जो पब्लिसिटी करी गई है और बम्बार्डमेंट किया गया पब्लिसिटी का, वो बताता है कुछ और हकीकत से बहुत परे है। क्योंकि और वो काम, मैं अपनी फिगर्स नहीं दे रहा हूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वो कतई नहीं है जो योगी जी के ट्रैक रिकॉर्ड में दिखाई जाती है। क्यों? और जैसे जैसे महिला सेफ्टी 2021 की जो लास्ट रिपोर्ट है एनसीआरबी की, उसके हिसाब से यूपी में रेप होता है एवरी 7 आवर्स, एवरी 7 आवर्स का एवरेज है। अखिलेश के टाइम में एवरी 6 आवर्स होता था, इतना इंप्रूवमेंट हुआ, 1 घंटे का फर्क पड़ा। इस हिसाब से इसको कहा जाए बहुत अच्छी महिला सिक्योरिटी है, तो भगवान मालिक है फिर ऐसी सिक्योरिटी का, महिला सुरक्षा है। ऐसे ही यहाँ पे जैसे कहा जाता है कि साहब अब तो यूपी में 11 बजे रात को भी महिला अकेले जा सकती है, तो अभी तक मैंने कोई केस नहीं सुना है कि कहाँ कौन से, मतलब किसी और देश में होगा, हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये जो झूठ का बम्बार्डमेंट करा जाता है, वो हम नेचुरली हम बिलीव करेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी बात बढ़ाता है। और आपको एक जानकारी के लिए इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह लोगों को बिलीव कराया जाता है जो सच नहीं है। डेली का एक्सपेंडिचर पब्लिसिटी पे करीब 3.5 करोड़ का होता है। ये जो 1400 करोड़ का 1400 कुछ करोड़ का खर्चा है चीफ मिनिस्टर की पब्लिसिटी का, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आप वही बिलीव करेंगे जो आपको परोसा जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड तो पता ही नहीं किसी को, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में वही आता है। अनलेस आप कंपेयर प्रधान है ना, नहीं, शरद प्रधान तो काम है कि सच बोलना है, अपना सच है, कॉस्ट किसी से कोई लेना नहीं, किसी से देना नहीं। जो सच है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे। हमसे तो लोग इसलिए दुखी हो जाते हैं कि वो बगल, जब वो
मायावती और अखिलेश और कांग्रेस वाले बैठे होते हैं तो उन्हें पता लगता है जब पहले तो बीजेपी की आलोचना करी फिर उनकी भी करी। सबकी कमियां बताना हमारा काम है, पत्रकारिता इसी को कहते हैं। जो सही बात बोलते हैं वो अक्सर ही अपने आप को इसी स्थिति में पाते हैं, अकेला। तो सब एक कॉमन फैक्टर हो जाता है कि सब लोग आपको इक्वली नफरत करते हैं आपसे। हाँ, वो दैट इज माय यूएसपी। डॉक्टर तवीना अंजुम, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि राजस्थान में रह करके आप किस तरीके से इन चीजों को देख रही हैं। ग्राउंड पर आपने ये जो पूरा डिस्कोर्स हो रहा है या पूरी बातचीत चल रही है, मुख्यमंत्री कौन, इसको लेकर के मैं बार बार कह रहा हूं, एक तो योगी मॉडल को रेप्लिकेट करने की बात, और दूसरी चीज असर्शन ऑफ वसुंधरा राजे। क्या ये इतना आसान होगा राजस्थान में कोई और मुख्यमंत्री चुन लेना? संकेत, मैंने सब लोगों के विश्लेषण सुने, राजकिशोर जी, कातियानी जी, शारदा जी ने बताया। रिपोर्टिंग करते हुए जो आपने सबसे पहला जो आपने चीज पूछा कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, तो ये डिस्कशन का विषय अभी नहीं हुआ है। पिछले 2 महीने 3 महीने से यही डिस्कशन हो रहा था राजस्थान में, जर्नलिस्ट में, सोशल ग्रुप्स में, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, कि एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, भाजपा तो आनी है वापस, कांग्रेस जानी है। कांग्रेस को जबकि बहुत होप थी, पर क्योंकि जो राजस्थान की पॉलिटिक्स समझता है 25-30 साल से जो ट्रेंड्स देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, तो हमें भी कोई ज्यादा सरप्राइज नहीं लगा कि कांग्रेस हार गई है। लेकिन सबसे पहले जो मुद्दे की बात यही थी 3 महीने से कि सीएम कौन बनेगा। 2 महीना पहले लिस्ट बहुत लंबी थी, 10 से 12 नाम थे। रिजल्ट के बाद लिस्ट कम हो गई क्योंकि 3 लोग हार चुके इलेक्शन, और अब 3 दिन इलेक्शन के 2 दिन बाद लिस्ट और छोटी हो गई। कुल मिला के 12-15 नाम से 8-10 होके 4-5 पे आ गए। तो लिस्ट नाम अभी भी है 4-5 जो एक जगह से दूसरी जगह चाइनीज विस्पर की तरह गूंज रहे हैं। घूम रहे हैं। वसुंधरा राजे is the front runner. You cannot ignore her. Diya Kumari, because BJP and everybody else is projecting her, as a replacement of Raje, क्योंकि यहाँ पे लोग used to हो चुके एक फीमेल चीफ मिनिस्टर राजपूत, और इसी एज ग्रुप में थी वसुंधरा राजे बहुत साल पहले 98 में जब वो यहाँ आई थी 2003 में तब की। और उसके बाद अगर आप देखें तीसरा नाम जो आ रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत का आ रहा है। उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ा असेंबली का, लेकिन जोधपुर में है, वो जोधपुर से एमपी है, और जोधपुर में कांग्रेस का बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। 10 में से 8 सीटें भाजपा ने ली हैं, और वो हर कमेटी हर जगह उनको हमने यहाँ पे बहुत ही एक्टिव देखा है। चौथा नाम जो आ रहा है वो जो बाबा है अलवर वाले, तो उनका नाम आ रहा है। तो वी हैव 4 नेम्स अभी। आपका जो चीज है कि क्या वसुंधरा राजे को अभी इग्नोर कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इग्नोर कर सकते हैं। मैं कल उनके घर के बाहर गई थी अपनी रिपोर्टिंग के लिए, आज सुबह भी मैं उनके घर से मैंने एक चक्कर काटा और मैंने देखा कि भाजपा में अभी राजस्थान में 2 ही जगह है जहां सारे जर्नलिस्ट जा रहे हैं और सब जगह देख रहे हैं। एक तो भाजपा का ऑफिस है जहां पे कार्यकर्ता लॉन में बैठे हुए हैं और वो भी एंटिसिपेशन में वेट कर रहे हैं कि कौन बनेगा नया चीफ मिनिस्टर, और दूसरी जगह है 13 सिविल लाइंस वसुंधरा राजे का घर, जहां पे एमएलएस का आना जाना लगातार है। कल से अभी तक 30 से 35 एमएलए वहां आ चुके हैं। जब एमएलए बाहर आते हैं उनसे हम जर्नलिस्ट बात करते हैं कि आपके अंदर क्या बात हुई, तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि हम सिर्फ धन्यवाद करने आए हैं मैडम का, क्योंकि मैडम ने हमारा काफी सपोर्ट किया, हमारे लिए काफी रैलीज में आई। क्योंकि वसुंधरा राजे ग्रुप इज क्लेमिंग कि वो अभी तक 51 रैलीज में ऐसी गई हैं एमएलएस की जो एमएलएस विनर्स रहे हैं। सो 51 शी इज क्लेमिंग, और वो फोटोज भी लगातार उनकी टीम भेजती जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनको हम अभी भी रूल आउट नहीं कर सकते, स्पेशली जब लोकसभा चुनाव महीने बाद है लोकसभा चुनाव। और है ना, दोस 25 2014 में बीजेपी वन ऑल 25 सीट्स, उसके बाद 2019 में ऑल 25 सीट्स बीजेपी वन। अभी ये काफी क्रूशल टाइम है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऑप्शन भी है भाजपा के पास, तो आई थिंक सेंट्रल लीडरशिप ऑफ बीजेपी इज कीपिंग कार्ड्स क्लोज टू देयर हार्ट। और जो बीजेपी कवर भी कर रहे हैं, जो
एनालिस्ट है, जो क्लोज एड है, सबसे बात करता है एक जर्नलिस्ट सोर्स लेने के लिए, लेकिन किसी को भी नहीं पता। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि डॉक्टर अंजुम जैसे आपने कहा किसी को भी नहीं पता, सीधी सी बात है। कात्यायनी जी, मैं वापस आता हूं आपके पास और आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि चाहे कोई बाबा हो, कोई योगी हो, या फिर वसुंधरा राजे ही हो या कोई और हो, जैसे कि तबीना बता रही थी बहुत सारे नाम थे, फिर वो थोड़े कम हुए, फिर थोड़े कम हुए, अब वो धीरे धीरे कुछ 2-4 नाम चल रहे हैं। लेकिन एक चीज तो तय है कि इस जीत के बाद, क्योंकि ये जीत मोदी की गारंटी के नाम पर हुई है, अब जो भी मुख्यमंत्री आएगा वो जरा केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व के अंगूठे के नीचे रह करके काम, अपने में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। क्यों? संकेत जी, जैसे आपने ये कहा ना कि अंगूठे के नीचे, मैं इसी बात को पहले पकड़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अंगूठे के नीचे रहकर काम करने जैसी बात होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि बीजेपी में हमने ये देखा है कि एक अनुशासन तो दिखता है। जब चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी इन प्रदेशों में, तब भी हम सब देखा है ये कि चेहरा तय नहीं था, बावजूद इसके पहले के सीएम थे, वो शिवराज सिंह चौहान हो, वो मंत्री। कात्यायनी जी, मैं वापस आता हूं आपके पास। आपका दरअसल ऑडियो और वीडियो बहुत कट कट के आ रहा है, तो मैं माफी चाहूंगा। मैं वापस आता हूं, इसको जरा ठीक कर लें, दुरुस्त कर लें। और राजकिशोर जी और शरद प्रधान एक एक करके। राजकिशोर जी पहले आप। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये शायद एक पूरी रणनीति हम देख रहे हैं 2014 के बाद, चीफ मिनिस्टर्स बदलना और वो सेंट्रल लीडरशिप डोमिनेशन बीजेपी में, वो उस तरीके का एक सिस्टम बना है। कहीं भी जो मुख्यमंत्री होगा वो मेजरली अलाइन रहेगा केंद्रीय नेतृत्व से और वहीं से मतलब पावर फ्लो करेगी। आपको लगता है कि यही प्रयास है राजस्थान में भी कि कोई भी चीफ मिनिस्टर बने, ये बेसिक फिलॉसफी अपनी जगह होनी चाहिए, लोकल पावर सेंटर नहीं बन सकता? बिल्कुल। देखिए, मुझे याद आता है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आए, तो एक साल बाद हम पत्रकारों से उन्होंने मुलाकात की थी। अरुण जेटली के घर पे हम लोग मिले थे उनसे। तो मुझे याद है कि उनसे एक सवाल पूछा था कि आपको लगता है कि पिछली सरकार में सबसे बड़ी कमी क्या थी? तो उसका उनका जवाब था कि पिछली सरकार साइलोस में चलती थी, अलग अलग साइलोस में थी, अलग अलग उसमें तमाम पावर सेंटर्स बनते थे। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि फैसले एक जगह से होंगे और उसके बाद नीचे उनको किया जाएगा, उनको उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो वो बिल्कुल क्लियर थे उस चीज को लेकर। ये बहुत ज्यादा योगी मॉडल की बात हो रही, बुलडोजर मॉडल की बात हो रही। मुझे लगता है कि शुरुआत करनी पड़ेगी आपको गुजरात मॉडल के साथ भी, जो गुजरात के अपनी अपनी तरीके से लोग उसकी व्याख्या कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि वही चीज धीरे धीरे आगे लागू भी होगी। और ये तय है कि नरेंद्र मोदी का नाम, इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं ना, कलयुग एक नाम आधारा, तो मैं नहीं पा रहा, तो बीजेपी में तो मोदी मोदी नाम आधारा और उसी के आधार पर सब कुछ होगा, ये तय है। और इसलिए क्योंकि मोदी प्रूफ कर रहे थे आपको, ये सच्चाई है कि मोदी बार बार अपना, क्योंकि एक रिस्क भी था कि अगर ये चुनाव अगर हारे होते तीनों राज्यों में, तो क्या होता है मोदी की हार विपक्ष इसको बताता है नहीं बताता। ये कलेजा भी चाहिए, कलेजा उन्होंने लिया, तो ये तो इसका बेनिफिट उनको देना पड़ेगा। अब रही बात कि किस तरीके से नीचे फैसले होते हैं, बात योगी मॉडल जैसा काफी चर्चा हुई योगी मॉडल की, इससे मुझे लगता है उस पर भी बात करनी पड़ेगी। हेमंत शर्मा ने उनको कितना फॉलो किया, किसको क्या फॉलो किया, अलग बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर योगी मॉडल इतना मजबूत होता और योगी सब कुछ अगर करने में सक्षम हो पाए होते, तो वो अयोध्या से ही चुनाव लड़ते। ये आप बात कर सकते, जो विधानसभा चुनाव, तो योगी जी भी वहां पर अगर विधानसभा वहां पर बैठे हुए तो उनको भी मालूम है, उन्होंने भी उनका पहला बयान आया, उन्होंने मोदी जी की ही बात की, तो उनको भी मालूम है कि इस पार्टी में अगर टिकट कोई दे सकता है और कोई फैसला ले सकता है तो मोदी और शाह ले सकते हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ चल रहा है, और जब मैंने ये बात कही थी तो सोच समझ कर कही थी कि योगी एक ही होगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर ये फैसला होता है तो आप मान कर चलिए इस पार्टी में मुख्यमंत्री योगी एक ही होगा, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। योगी जी की जहां तक बात कहेगी कि बालकनाथ जी का बहुत ज्यादा क्षेत्र नहीं है, अरे बालकनाथ जिस मठ पे बैठते हैं रोहतक में, उसका क्षेत्र और इतने उसके समर्थक हैं जितने गोरक्षपीठ में नहीं थे। जरा इस आंकड़े को भी देख लिया जाए।
और जब वो मुख्यमंत्री बन गए, योगी आदित्यनाथ भी सत्ता से सत्ता हासिल किए उन्होंने। ऐसा नहीं है कि वो संघर्ष से सत्ता का सफर उन्होंने तय किया हो, जैसा मुलायम सिंह ने किया था, या नरेंद्र मोदी के बारे में भी कहा था कि उन्होंने केंद्र में जिस तरीके से सरकार 10 साल हारने के बाद, 2 बार हारने के बाद किस बहुत तरीके से इंपॉर्टेंट बीजेपी पॉइंट का कर रहे हैं आविर्भाव आप। हुआ। याद करिए कि नरेंद्र मोदी फैक्टर ने किस तरीके से पूरा चुनाव बदल कर रख दिया था। तो ये समझना पड़ेगा कि ये छोटी बात नहीं है। तो मैं बहुत ज्यादा इसमें यहाँ आपका विषयांतर नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि कुल मिला के यहाँ पर मॉडल एक ही है, वो मोदी मॉडल है, और अंततः वही तय होगा। ले दे के राजस्थान में ये देखना होगा कि वसुंधरा राजे को लेकर पार्टी किस तरीके से उनको मना पाती है। वसुंधरा राजे को दबा नहीं सकते, उनको मनाना पड़ेगा, ये तय। बहुत सारे लोगों से बात हुई और शायद डॉक्टर तवीना अंजुम इस बारे में बता भी सकती हैं कि जो भी तय होगा भारतीय जनता पार्टी में, कल स्मिता मिश्रा जी आई थी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका ये कहना था कि जो भी बदलाव होगा वो बदलाव होगा, लेकिन हो या ना हो बदलाव ये नहीं मालूम, लेकिन बवाल नहीं होगा, इस बात की तो तय है। डॉक्टर अंजुम, आपको लगता है कि बदलाव हो या ना हो बवाल नहीं होगा बीजेपी? बवाल नहीं हुआ। मैं ये बार बार अपने एनालिसिस में लिख रही हूँ, हर जगह बता रही हूँ। हमने इनफाइटिंग यहाँ पे कवर करा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जगह इनफाइटिंग था। एक चीज कॉमन रहा राजस्थान में लास्ट 3 साल 4 साल से, दोनों ही पार्टीज में खूब इनफाइटिंग था। जहां वसुंधरा राजे कैंप अलग था, सतीश पूनिया कैंप अलग था, हाईकमांड उन्हें साइडलाइन कर रहा था। इट वाज एन ओपन सीक्रेट, सबको पता था ये बात। कांग्रेस में भी इनफाइटिंग था, बहुत ही ज्यादा ओपन सीक्रेट था कि वहां जो हो रहा है एकदम हमें सड़क पे पता चल रहा है, और उन्होंने इस चीज को पब्लिक भी बनाया। पर बीजेपी की खासियत ये रही, बीजेपी का जो एक इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक मूव ये था कि उन्होंने कहीं भी इस चीज को पब्लिकली नहीं लाया। लास्ट में भी जो उनका पोस्टर था, इलेक्शन का जो पोस्टर था, उसमें भले ही कोई एक रीजनल लीडर नहीं था, लेकिन उसमें 3 रीजनल लीडर्स थे, 2 नेशनल लीडर्स थे। प्रधानमंत्री मोदी जी बीच में थे, साइड में जेपी नड्डा थे, उनके साइड में वसुंधरा राजे थी, राजेंद्र राठौर थे, और सीपी जोशी जो बीजेपी के यहाँ के रीजनल जो चीफ है, पार्टी चीफ है। तो 5 चेहरे थे। तो उन्होंने मिलजुल के स्ट्रैटेजी को कहीं ना कहीं रखा, और ये हमें नतीजों में भी पता चल रहा था। जहां पे 95 to 99 to 100 सारे एग्जिट पोल्स बता रहे थे, 115 तभी पॉसिबल हुआ। ये पता चल रहा है कि जो थे उन्होंने अपनी लड़ाई को आगे ना लाके, इन फाइटिंग को आगे ना लाके, मिलजुल के इलेक्शन लड़े हैं। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आगे गया हो, लेकिन आई मीन देयर वाज समथिंग, दे वर टुगेदर, व्हिच वाज नॉट इन द केस इन कांग्रेस, जो हमें सीधे पता चल रहा है ईस्टर्न राजस्थान में। ईस्टर्न राजस्थान उसका मतलब एविडेंट है। अगर आप वहां के पूरे आप चुनावी नतीजे देखें तो आप देख सकते हैं कि कितना शिफ्ट ऑफ वोट्स हुआ है पूरा बीजेपी को। तो आई मीन कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी में, बट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज व्हाट होल्ड्स फ्यूचर फॉर वसुंधरा राजे। यही तो है मेन सवाल कि वो if she is not made chief minister, now what next? Will she serve under somebody who is very junior, very new? मुझे नहीं लग रहा, मतलब ये एक सवाल है ना। बताइए शरद जी, देखिए ऐसा है, ये तो वो पार्टी है जो कि जिसने मध्य प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर्स और सांसदों को विधायकी लड़वा दी। ये फॉर्मूला कहीं कहीं चला है, कहीं कहीं नहीं चला है। जैसे यूपी में एसपी सिंह बघेल को उतार दिया अखिलेश यादव के खिलाफ, तो फॉर्मूला नहीं चला, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में भी हिट हुआ और हमने और कुछ जगह भी उसका स्ट्राइक रेट देखा है। लेकिन आपको लगता है, मैं वो मूल प्रश्न पे वापस आता हूँ शरद जी, की मुख्यमंत्री ऐसा बनाया जाएगा जो कि जरा केंद्रीय नेतृत्व के शासन और वर्चस्व के नीचे रह करके काम करे, अपना ज्यादा दिमाग ना लगाए, जिसे कि आम भाषा में कहा जाता है रबर स्टैम्प। और ये नेचुरल है, कोई भी मोदी टाइप ऑफ लीडर्स जो होते हैं, तो एक जमाने में कांग्रेस में भी ऐसी था जब इंदिरा गांधी थी, तो वही उनका कि 1 man 1 person रूल में यही होता है। उन्हें पसंद होते हैं जो सत्रप्स हैं रीजनल, कोई अपने बूते पे ना खड़ा हो, वो उनकी मर्जी पे रहे, तो कन्वीनियंट हो जाता है। जब 1 man रूल होता है तो ऐसे ही होता है। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ऐसा जना ढूंढा जाएगा जो रबर स्टैम्प की तरह काम करे, और उसमें नया फेस जो होता है वो और भी इजी हो जाता है। अब वसुंधरा राजे सिंधिया से जो डिफरेंसेस मोदी के बताए जाते थे वो इन्हीं वजह से थे, इसीलिए वो साइडलाइन भी की करी। लेकिन बीजेपी लीडरशिप में जो एक स्किल है और जो समझ है
जो कांग्रेस में लैक करती है, कि अगर अपनी गलती का एहसास हो गया तो उसको फौरन करेक्टिव मेजर ले लो। तो उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को लेट लिया लेकिन ऑन बोर्ड लिया, चौहान को मध्य प्रदेश में ऑन बोर्ड लिया, लेट लिया, उससे फर्क पड़ा। उससे नहीं तो सिचुएशन ऐसी नहीं बनती। कांग्रेस ये झगड़े ही नहीं निपटा पाई राजेश और सचिन पायलट और गहलोत का, और इतनी लेट लाए हैं वहां पे, तो बहुत लेट लाए हैं सचिन को उसमें तब तक। अच्छा, उसके बाद भी दोनों साथ साथ दिखते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से एक आध दफे हाथ। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीलिंग बाय समबडी लाइक मोदी एंड द कांग्रेस लीडर। तो इन्होंने जिस तरीके से किया, इसलिए उम्मीद ये तो बात सही है कि इस तरीके का लीडर कोई लाया जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर जो आपका मूल प्रश्न है कि क्या योगी मॉडल फॉलो हो सकता है, उसकी मुझे इसलिए पॉसिबिलिटी, उसमें डाउट इसलिए लगता है क्योंकि एक जो मॉडल है वो अल्टीमेटली उनको दिल्ली की लीडरशिप प्रसन्न नहीं है उससे बहुत। जिस तरीके की रिपोर्ट्स अंदर वाले बताते हैं कि वो बड़ा, क्योंकि उन्होंने शुरू में सोचा था, जो मैंने अपनी बुक में भी लिखा है, कि थोड़े दिन के लिए बना करके वो एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट उनको बनाया गया था, कि थोड़े दिन बाद में योगी बहुत स्मार्ट हैं, बहुत उन्होंने उस शुरू में जिस तरीके के काम किए बहुत अपने आप में ब्रांड बन गए, अपने ब्रांड बन गए। और वो जो उनकी सैफरन ब्रांडिंग है, जो नेचुरल कोर्स में पहनते हैं लोग, तो एक्वायर करते हैं हिंदुत्व के तौर तरीके, लेकिन ये तो बॉर्न एम्बॉडीमेंट ऑफ हिंदुत्व है। इसलिए उन्होंने अपनी जो ब्रांडिंग और उनकी जो मठ की फॉलोइंग थी, बड़ी जबरदस्त फॉलोइंग है बहुत दूर तक, उसका उनके पास एक कैप्टिव फॉलोइंग भी थी। तो अब उनके लिए प्रॉब्लम हो गई कि वो तो कर नहीं पाए, क्योंकि उनके लिए माना जाता है कि वो एम्बिशियस आदमी होना भी चाहिए। तो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर उनका, मैंने एक लास्ट क्लोजिंग चैप्टर भी ये किताब में, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसी सिचुएशन में जहां अमित शाह नेचुरल सक्सेसर अपने आप को समझते हो, वहां कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर आंख भी लगाएगा उस कुर्सी पे तो नेचुरली डिफरेंसेस हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन ये दूसरी जगह एक और बाबा ला करके शायद क्रिएट ना करना चाहें। हाँ, क्योंकि देखिए डॉक्टर रतन शारदा जब मुख्यमंत्री हटाने की बात आई बीजेपी की, तो वो पार्टी है जिसने गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट चीफ मिनिस्टर डाउनवर्ड्स हटा दी। उत्तराखंड में तो 3-3 महीने में मुख्यमंत्री बदल दिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नहीं हो पाया हो, और बहुत सारे विश्लेषकों का ये मानना था क्योंकि बाकी सारे मुख्यमंत्रियों ने भगवा कपड़ा नहीं पहना था। यहाँ अगर एक चीज पहने मुख्यमंत्री को हटा देते तो जरा संदेश गलत चला जाए। अगेन इफ यू परमिट शारदा जी, एक सेकंड में इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं। जबकि योगी आदित्यनाथ ना तो इनका आरएसएस का बैकग्राउंड है और ना ही बीजेपी का है, इन्होंने तो बीजेपी के खिलाफ भी कैंडिडेट्स खड़े किए, लेकिन उनकी पर्सनल अपनी जो स्टैंडिंग एज मठाधीश है उसकी वजह से, और उनमें ये भी बहुत है कि अगर उन्होंने तय कर लिया तो वो करेंगे, इस वजह से उनको टैकल करना आसान नहीं, जिस तरह से थंब के नीचे रखते हैं। लेकिन फिर भी उनकी अभी तो फिलहाल चल रहा है किसी तरीके से विजिबल तरीके से, हाँ बोल रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये तो जो उस बैकग्राउंड का नहीं होता है, वहां पे बीजेपी के वाले जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट इन दिस केस ही इज एन एक्सेप्शन। बिल्कुल। डॉक्टर शारदा, आपको लगता है कि एक और बाबा ला करके, फिर से हेल्थ वार्निंग दे दूं कि जो बहुत ही ऑब्वियस दिखता है वो नहीं होता है, ऐसा कई बार देखा गया है, लेकिन इसके विपरीत भी बात सच है। लेकिन डॉक्टर शारदा, एक बाबा का परिधान अपने आप में बाद में बीजेपी के केंद्र नेतृत्व के लिए कैसे दिक्कत बन सकता है, ये भी यूपी का योगी मॉडल, तो आपको लगता है वो भी जहन में रहेगा, ध्यान में रहेगा? ऑडियो डॉक्टर शारदा आपकी माइक ऑफ है। सबसे पहले बधाई दूंगा शरद जी को, जिन्होंने बड़ी होशियारी के साथ में आपकी सारी बहस को राजस्थान से यूपी में कन्वर्ट कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। नहीं अपने पता चला यूपी में नहीं, कोई होशियारी नहीं किया है, मॉडल की बात हो रही है, इस वजह से यूपी का जिक्र है। देखिए, पहली बात है कि किसी मुख्यमंत्री को जो डिलीवर करता है उसको रबर स्टैम्प कहना, फॉर एग्जांपल शिवराज चौहान और 18 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, रबर स्टैम्प कहना जरा उनका अपमान मैं मानता हूँ। उनको रबर स्टैम्प नहीं काम कहता है आगे के लिए। नहीं, करेक्ट करना चाहते हैं आपने, बड़ी बात को ट्विस्ट कर दिया आपने। नहीं, आपने कहा सारे जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे रबर स्टैम्प बनेंगे, ये केंद्रीय नेतृत्व तो करेगा, मैं उसको नकार रहा हूँ बस। आपने बोला, मैंने सुना, मैं बोला आप सुन लीजिए बस। डॉक्टर शारदा, आप तो मेरे से बहुत ज्यादा विद्वान है, आप तो बड़े पुराने खिलाड़ी हैं जर्नलिज्म, मैं नहीं हूँ। नहीं, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, कह रहा हूँ, खिलाड़ी नहीं हूँ।
खैर मेरा कहना है कि रबर स्टैम्प कहना किसी ऐसे नेता को जिन्होंने कई साल काम किया है, मैं सही नहीं मानता हूँ। बीजेपी में जब कोई चुना जाता है उसको पूरी छूट देते काम करने की। अगर ऐसा ना होता तो सिंधिया जब कोई कहा गया कि मोदी तुझसे बैर नहीं, सिंधिया तेरी खैर नहीं, फिर भी सिंधिया को इलेक्शन में खड़ा किया। पता था हरा सकती है और सबको नीचे लेकर जाएगी, सबको पता था। इतना राजस्थान का बुरा हाल था, लेकिन फिर भी माना मतलब उन्होंने किसके कारण माना? क्या रबर स्टैम्प थी इसलिए माना? निश्चित नहीं। क्या आपको लगता है योगी रबर स्टैम्प पे? नहीं। चौहान रबर स्टैम्प पे? नहीं। तो कृपया इस तरफ न जाए। जहां तक सिंधिया का सवाल है, मैंने पहले ही कह दिया, राजस्थान में कोई भी भगवाधारी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। ये मेरा मत, अपना स्पष्ट मत है। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मेरा अपना स्पष्ट मत है। और जहां तक वहां की आप इलेक्शन की बात करेंगे, जो वहां पर हुआ, एक और बात बहुत जरूरी माननी है कि सारे निर्चुप थे। जहां पर एमपी सारे इलेक्शन के पहले 2 महीने 3 महीने पहले जो माहौल था, उस शांति से काम करने वाला कौन था? तो बीजेपी का केडर था। एक तरफ मोदी जी का नेतृत्व, एक तरफ केडर का जमीन के अंदर जबरदस्त काम। छत्तीसगढ़ के अंदर मुझे 15-20 दिन पहले वहां के लोकल सिविल ग्रुप कह चुका था कि बीजेपी की 50 से 60 सीट आएंगी। सारे ओपिनियन पोल वाले कहाँ थे? सारे एग्जिट पोल वाले कहाँ थे? जो केडर काम करता है ना, उसका महत्व है। और केडर अगर चाहेगा कि कोई नेता बिल्कुल पसंद है, उसके ऊपर भी बीजेपी का नेतृत्व ध्यान देगा। एक बात आप समझिए, बीजेपी नेतृत्व का फीडबैक के बहुत तरीके हैं। ग्राउंड अप, ग्राउंड डाउन, ये तरीके और किसी पार्टी में नहीं है। सारे कम्युनिकेशन वो तो देखिए बड़े डॉक्टर शारदा, ऑफिस में होते हैं। गए तो दिख ही रहा है, लेकिन अब वो तो इसलिए चुनाव जीत नहीं, गए, वो दिख रहा मतलब है। जिस तरह से कश्मीर भी पलटा है, दिखे। जिस तरह से पलटा है, उसके अंदर वो केडर को जो इतना कमिटेड है, उसको भी महत्व देना पड़ेगा। जो ओपिनियन लीडर भी फेल हो गए, तो बिल्कुल। मैं गेस नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही गेस करूंगा कि कोई बाबा वहां चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। ये आपने दूसरी बार आज कहा है, और जब हम दोबारा बहस करेंगे, जब मुख्यमंत्री अनाउंस हो जाएगा, हाँ, तो डॉक्टर मेरी गट शारदा फीलिंग बुला है। करके बधाई बिल्कुल, देंगे कि ये आपने मेरी गट वो फीलिंग करने है। की कोशिश की है जो कि कोई नहीं करता है, या करने से सकुचाते हैं कि नाम ना चला जाए। कात्यायनी जी का वीडियो चला गया, और वक्त भी बहुत ज्यादा हो चला है, क्योंकि हमने 6:35 तक का समय रखा था, ऑलरेडी 6:48 पे बैठे हैं। कात्यायनी जी का वीडियो चला गया, तो मेरे ख्याल से ऑडियो अब ले इस बहस लीजिए। को, जी, अब इस बहस को यहीं खत्म करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ नहीं भी जानने को मिला, ये भी बता दें। राजकिशोर जी, डॉक्टर शारदा, डॉक्टर अंजुम, शरद प्रधान जी और कात्यायनी चतुर्वेदी जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद द रेड माइक में बहुत धन्यवाद जी बुलाने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।